नमस्कार, मैं राजेश भारद्वाज आप सभी का क्लैट प्रेप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप। आज है 30 ऑफ द दिसंबर 2024 यानी कि 30 दिसंबर 2024 और जैसा कि आपको पता है कि हम डेली न्यूज़ एनालिसिस करते हैं, फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं और उसके बाद 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं। और आज कौन सा दिन है? तो आज है 30 दिसंबर। ठीक है, आज अगर वैसे डे वाइज देखा जाए तो ऐसा कोई इंपॉर्टेंट डे नहीं है जो हमारे एग्जाम में आने लायक हो, जो हमें जानना जरूरी हो। तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं हमारे न्यूज आर्टिकल्स के ऊपर। आज कुछ न्यूज आर्टिकल्स बहुत ही अच्छे हैं और इतनी ज्यादा उसमें मैं कह सकता हूं कि अच्छी न्यूज तो नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी हम कुछ न्यूज को अच्छे से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। देखो, सबसे पहली न्यूज आई है हमारे सामने। सबसे पहला है ऑल आईज ऑन PSLV C60 मिशन एज इसरो लुक्स टू एंड 2024 ऑन हाई। समझना, आपके सामने एक वर्ड लिखा हुआ है इसरो। ठीक है, आई होप कि आप सभी इसके बारे में जानते होंगे। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कब बना था ये? 15 ऑफ द अगस्त 1969 को बना था। इसके फाउंडर कौन थे? तो आई होप कि आपको इनके फाउंडर का नाम भी पता होगा। क्या नाम था? तो विक्रम साराभाई। ठीक है, और जो विक्रम साराभाई थे उन्हीं को क्या कहा जाता है? फाउंडिंग फादर ऑफ इसरो कह देते हैं। ठीक है, और इन्हीं को क्या कहते हैं? फादर ऑफ इंडियन स्पेस भी कह देते हैं। ठीक है, और जो हमारा इसरो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो याद रखना हेडक्वार्टर है UR राव स्पेस सेंटर, जो कि कहां पर बना हुआ है? तो याद रखना बेंगलोर। ठीक है, पहले इसका नाम क्या हुआ करता था? पहले इसका नाम हुआ करता था आइजैक। ठीक है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड एनालिसिस सेंटर, बट इन 2018 इट वाज रीनेम्ड एज UR राव स्पेस सेंटर बिकॉज बेंगलोर सेंटर पे क्या होता है? सैटेलाइट बनाई जाती हैं। ठीक है, और जब सैटेलाइट बनाई जाती है तो फर्स्ट जो सैटेलाइट थी इंडिया की, फर्स्ट सैटेलाइट वो किसने बनाई थी? तो किसने बनाया था उसको? UR राव ने बनाया था, उडुपी रामाचंद्र राव ने। और इसीलिए जहां पर सैटेलाइट बनती है उस जगह का नाम क्या रख दिया गया? UR राव स्पेस सेंटर रख दिया गया। ठीक है, कब बनाई थी इन्होंने पहली सैटेलाइट? तो याद रखना 1975। और उसका नाम क्या था? तो आर्यभट्ट। क्या नाम होता है उस सैटेलाइट का? आर्यभट्ट। हमारी पहली सैटेलाइट थी जो हमारे इसरो ने बनाई थी, बट इट वाज लॉन्च्ड बाय USSR नॉट बाय अस, क्योंकि हमारे पास लॉन्चिंग व्हीकल नहीं बने थे उस टाइम पर, लॉन्चिंग पैड नहीं बना हुआ था। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर जो PSLV वर्ड लिखा है ना, PSLV, ठीक है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये लॉन्च व्हीकल है। ठीक है, देखो हमारे पास कुछ लॉन्च व्हीकल है, जैसे सबसे पहला SLV था, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये किसने बनाया था? 1979 में। तो ये बनाया था आपके APJ अब्दुल कलाम ने। ठीक है, बाद में जो APJ अब्दुल कलाम थे उन्होंने क्या किया था? रिजाइंड फ्रॉम इसरो एंड ही ज्वाइंड DRDO, क्योंकि उनको लगा कि मेरी नीड कहां पर ज्यादा है? डिफेंस में ज्यादा है, क्योंकि उस समय हमारे पास रूमर्स थे कि पाकिस्तान के पास क्या है? न्यूक्लियर बॉम्ब है। तो वो उधर चले गए। वहां जाकर उन्होंने IGMDP आपने पढ़ा होगा, DRDO की क्लास में मैंने पढ़ाया होगा, इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया, जिसमें उन्होंने पटना, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग, आकाश ये सब बनाया और आगे वो बहुत सारी कहानियां हैं। ठीक है, लेकिन हाँ, इन्होंने क्या बनाया था? पहले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाया था। ठीक है, फिर ये चले गए वहां पे। फिर आया कौन सा? ASLV। ठीक है, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। फिर आता है कौन सा? तो उसके बाद आता है PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। फिर आता है कौन सा? तो फिर आता है आपका GSLV। ठीक है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। आजकल क्या चल रहा है? तो SSLV, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल चल रहा है। ठीक है, तो आज तक का सबसे सक्सेसफुल जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है वो कौन सा है? PSLV है। और इससे कितने मिशन भेजे जा चुके हैं? तो तुम देख सकते हो C60 भेज रहे हैं, तो अब तक 60, ये 60वां मिशन है बेसिकली। समझ में आ रही बात? तो सबसे मोस्ट सक्सेसफुल भी कौन सा है? तो PSLV है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। किसका है? तो इसरो का है। सिंपल सा याद रखना। ठीक है, जब भी कोई ऐसी न्यूज आती है तो उसको सीधा साइंस एंड टेक में उठाकर और किसमें? इसरो DRDO के लेक्चर में हमें क्या कर लेना होता है? एड ऑन कर लेना होता है। ठीक है, तो ये बेसिक सी बात थी इसरो की। अभी इसरो का हेड कौन है? तो S सोमनाथ। आप सभी लोग इसको जानते हो। ठीक है, चंद्रयान 1, 2, 3 ये सब हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं इसके बारे में कि ये हो क्या रहा है बेसिकली। ठीक है,
अच्छा, कहां से लॉन्च किया जा रहा है? तो याद रखना सिंपल सा, सतीश धवन स्पेस सेंटर। देखो इसरो के बेसिकली अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये हमारा इंडिया है, तो इसरो के 4 सेंटर है जो मेन सेंटर है, ठीक है। एक यहां पर गुजरात में बना हुआ है अहमदाबाद में, जिसको हम क्या कहते हैं, SAC स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। यहां पर प्लानिंग होती है, ठीक है, बहुत ध्यान से याद रखना, सब सेंटर नहीं रटने होते हैं, यहां पर प्लानिंग होती है, करना क्या है, ठीक है। और किसी भी मिशन के 4 पार्ट होते हैं, प्लान करो, सैटेलाइट बनाओ, लॉन्चिंग व्हीकल बनाओ और लॉन्चिंग पैड से उसको क्या कर दो, लॉन्च कर दो। तो प्लानिंग कहाँ होती है? तो यहाँ होती है अहमदाबाद में। फिर आता है कौन सा, सैटेलाइट कहाँ बनती है? तो सैटेलाइट मैंने अभी बताया था कहाँ पर बनती है, कर्नाटक यानी कि बेंगलोर में बनती है, जिसका नाम क्या रख दिया गया, UR राव स्पेस सेंटर रख दिया गया। फिर आती है बात लॉन्चिंग व्हीकल कहाँ बनते हैं, तो लॉन्चिंग व्हीकल बनते हैं कहाँ पर, आपके तिरुवनंतपुरम में। तिरुवनंतपुरम कहाँ पे, आपका केरला में है, ठीक है। इसको क्या नाम दिया गया, तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहते हैं, VSSC। यहां पर याद रखना, सिंपल वन लाइनर में एग्जाम में आ जाता है कि लॉन्चिंग व्हीकल कहां बनाए जाते हैं, तो कहां पर बनाए जाते हैं, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो कि तिरुवनंतपुरम केरला में है। सैटेलाइट कहां बनती है, तो UR राव सैटेलाइट सेंटर यानी कि उडुपी रामाचंद्र राव सैटेलाइट सेंटर जो कि बेंगलोर में है, और यही इसरो का हेडक्वार्टर है, ध्यान रखना। और इसका पहले नाम क्या हुआ करता था, ISAC हुआ करता था, इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड एनालिसिस सेंटर। अब इसका नाम बदल कर ये कर दिया गया, और यहां पर होती है प्लानिंग। अब एक काम बच गया कि लॉन्चिंग पैड कहां बने, जहां से छोड़ना है उसको, तो वो बना हुआ है कहां पे, आपके आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में कहां पे, तो याद रखना श्रीहरिकोटा। एंड श्रीहरिकोटा पर जो सेंटर उसका नाम क्या है, सतीश धवन स्पेस सेंटर, ठीक है। यही सर सारे के सारे मिशन लॉन्च होते हैं, ध्यान रखना। और यहां पर 2 लॉन्चिंग पैड बने हुए हैं बेसिकली, ठीक है। और ये कौन से लेक पर बना हुआ है, तो याद रखना पुलिकट लेक के ऊपर बना हुआ है, कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है। तो ये बेसिकली कहां ले जाए जा रहे हैं, तो ये आपके वहीं पर सतीश धवन स्पेस सेंटर पर ले जाए जा रहे हैं, जहां पर उनका क्या होगा, टेस्टिंग होगी, ठीक है। तो कौन सा है, PSLV C60 मिशन से उसकी टेस्टिंग की जा रही है, समझ गए। कब होगी, तो आज 30 तारीख है, आज रात को 9:58 पे दिसंबर 30, 2024 को क्या होगा, इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। तो बेसिकली है क्या, क्यों कर रहे हैं उसको लॉन्च, तो इसको समझने के लिए सिंपल सा इसकी नेक्स्ट वाली न्यूज को समझते हैं। इसरो टू साइन ऑफ 2024 विद स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन टुडे। बेसिकली ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। आपने पढ़ा होगा कि हम गगनयान भेजने वाले है ना। देखो हमने पढ़ा था कि मैंने कहा ये मेरी अर्थ है, ठीक है, इसके ऊपर एक लेयर मतलब डिवाइड कर रखा है, तो इसको कहते हैं हम इन स्पेस, ठीक है, ध्यान से समझना। इसको कहते हैं स्पेस और इसको कहते हैं डीप स्पेस, ठीक है, इसको कहा जाता है डीप स्पेस, या इसी को कहते हैं इनर अर्थ ऑर्बिट, इसको कहते हैं मीडियम अर्थ ऑर्बिट, इसको कहते हैं आउटर अर्थ ऑर्बिट, ठीक है। अब हुआ क्या कि मेरे को आज तक आपने देखा होगा कि जो राकेश शर्मा थे वो फर्स्ट इंडियन थे जो स्पेस में गए थे इंडिया की तरफ से, ठीक है, और उनको 1984 में भेजा गया था। और इनको भेजने वाला कौन था, तो भेजने वाला USSR था, और इनको सोयूज T11 से भेजा गया था, ठीक है। जब ये ऊपर थे तो उस समय इंदिरा गांधी जी ने इनसे पूछा था राकेश शर्मा से कि ऊपर से भारत कैसा दिखता है, तो तब उन्होंने रिप्लाई दिया था सारे जहां से अच्छा। ये सब आपने देखा होगा वीडियोस वगैरह। फिर मैं कहूं कि फर्स्ट वुमेन कौन थी, महिला कौन थी, तो आप कहोगे सर कल्पना चावला थी, और कल्पना चावला 2 बार जाती है, 1997 में और 2003 में। और 2003 में 1, 2, 3 1 फरवरी 2003 को ना 1, 2, 3 बहुत बार एग्जाम में आ जाता है 1, 2, 3 1 February 2003 में इनकी क्या हो जाती है, वापस आते समय डेथ हो जाती है। ये किस में जाती है, तो ये कोलंबो स्पेसशिप में जाती है, ठीक है। और कोलंबो कौन भेजता है, तो नासा भेजता है बेसिकली। लेकिन इंडिया ने यानी इसरो ने आज तक किसी आदमी को स्पेस में नहीं भेजा। तो हमने क्या किया, हम सोचे कि हम किसको भेज देते हैं, इन लोगों को भेज देते हैं। तो हमने सोचा क्या करते हैं, 3 लोगों को भेज देते हैं। क्या नाम देते हैं उसको, गगनयान, क्योंकि वो कहां पर जाएंगे, गगन में जाएंगे। गगन बोले तो आकाश में जाएंगे, आसमान में जाएंगे, समझ रहे हो बात को। तो गगनयान नाम दे दिया, अभी लॉन्च हुआ नहीं है, होगा, ठीक है। तो बस उसी की क्या चल रही है, प्रैक्टिस चल रही है, एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, ठीक है, सिंपल सा याद रखना, ठीक है। जब जाएगा तब हम इसको फिर पढ़ लेंगे। अब इसको देख लेते हैं, ये क्या है। द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इज सेट टू एंड द ईयर विद द लॉन्च ऑफ PSLV C60 एंड SpaceX मिशन ऑन मंडे। द पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इज शेड्यूल्ड टू लिफ्ट ऑफ एट 9:58 PM फ्रॉम द सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा, वही है। द स्पेस एजेंसी फॉर द फर्स्ट टाइम विल बी अटेम्प्टिंग द स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट विच विल डेमोन्स्ट्रेट इन स्पेस डॉकिंग यूजिंग 2 स्मॉल स्पेसक्राफ्ट, ठीक है। ऊपर जाकर क्या कर रहे हैं, स्पेस डॉकिंग की एक्सपेरिमेंट की जा रही है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। सिंपल सा पढ़ लेना बस। लॉन्चिंग व्हीकल का नाम क्या है, क्या हो रहा है, आगे हम क्या करने वाले हैं, ठीक है।
उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, ये आपकी क्या है वो सैटेलाइट है PSLV C60, ठीक है। बाकी न्यूज में आता रहता है इसरो, तो हम फिर बार बार इसको पढ़ते रहेंगे। नेक्स्ट कौन सा है देखना, नेक्स्ट दिल्ली सेक्शन ऑफ RRTS ऑल सेट फॉर इनॉग्रेशन, मेरठ विल बी एक्सेसिबल इन एन आवर। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि जो दिल्ली के अंदर जो आपका RRTS सेक्शन है, यानी कि जो RRTS जो दिल्ली मेट्रो का पोर्शन है, उसको क्या किया जा रहा है, कनेक्ट किया जा रहा है किससे, डायरेक्टली मेरठ से। और मेरठ से दिल्ली कितनी दूर हो जाएगी, 1 घंटे के अंदर। तो ये कुछ कहने की बात कर रहा है, जस्ट पढ़ लेते हैं, ठीक है। द 13 किलोमीटर लॉन्ग सेक्शन ऑफ द RRTS बिटवीन न्यू अशोकनगर इन न्यू दिल्ली एंड साहिबाबाद इन UP इज कंप्लीट एंड विल थ्रोन ओपन टू द पब्लिक इन द कमिंग डेज, ऑफिशियल सेट। तो सिंपल सा समझना कि बेसिकली जो दिल्ली है ना, देखो एक आपने वर्ड सुना होगा दिल्ली NCR, ठीक है। मैं काम की बात कर लेता हूँ, ठीक है। चलो मैं मेट्रो की भी बात कर लेता हूँ। मेट्रो आ चुका है, तो सबसे पहले मेट्रो कहाँ पर आई थी भारत में, याद रखना कोलकाता मेट्रो, ठीक है। सबसे पहले कोलकाता में आई थी मेट्रो। चलो मुझे बताना कब आई थी, ईयर कौन सा था। मैं हिंट दे देता हूँ, उसमें जो हमारे PM थे वो बचपन में जब वो घूमने जाते थे तो कोलकाता मेट्रो देख के आ जाते थे, तो उसके उनके आसपास की बनी थी, ठीक है। तो मैंने हिंट दे दिया है, बता देना कब बनी थी, जस्ट बताना मुझे, ठीक है। अब मैंने कहा मेट्रो, ठीक है। अब बेसिकली हो क्या रहा है, देखो जो NCR है ना, बेसिकली NCR को कनेक्ट किया जा रहा है और कुछ भी नहीं है। तो कई बार NCR से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे आपने देखा होगा NCR में अभी पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा था, तो एक नेशनल कमीशन बनाया गया था पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए ना, सेम ऐसे ही। तो सिंपल याद रखना, नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड जो है वो ये सारे काम करता है, ठीक है। कैसे उसको प्लान करना है, ठीक है। इसके लिए उन्होंने ड्राफ्ट रीजनल प्लान बना रखा है 2041 का, 2041 का, ठीक है। इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी, याद रखना NCRPB, इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1985 में, नेशनल कैपिटल रीजनल प्लानिंग बोर्ड। सिंपल वन लाइनर क्वेश्चन है, याद रखना, ठीक है। NCR की अगर मैं बात करूं, नेशनल कैपिटल रीजन, तो इसमें 24 डिस्ट्रिक्ट आती हैं, ठीक है। इसमें UP, हरियाणा, राजस्थान और पूरी की पूरी दिल्ली इसमें इंक्लूड होती है, ध्यान रखना। कभी यार पूछ ले कौन कौन से स्टेट NCR में आते हैं, तो UP, हरियाणा और राजस्थान आते हैं, और दिल्ली तो है ही पूरा का पूरा, ठीक है। जस्ट इसको, अच्छा इसका पर्पज क्या है, ये जो प्लान है आपका नेशनल ड्राफ्ट रीजनल प्लान 2041, तो इसका प्लान है कि जो NCR है वो स्लम फ्री होना चाहिए, हॉस्पिटल्स की एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। हर एक बेहतर, जैसे स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट था ना, वैसा ही होना चाहिए, ठीक है। तो सिंपल वन लाइनर का है, पढ़ के छोड़ देना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। UN सेक्रेटरी जनरल पेज ट्रिब्यूट टू ब्रिगेडियर अमिताभ झा हु लेड UN पीस कीपिंग फोर्स। अब देखो 4 बातें हैं तुम्हारे सामने, ठीक है। एक है यूनाइटेड नेशन, दुनिया का सबसे बड़ा ग्रुप जिसका काम है पीस मेंटेन करना, है ना। कब बना था, 24 अक्टूबर 1945 को बना था, और 24 अक्टूबर को हम क्या बनाते हैं, तो हम बेसिकली UN डे बनाते हैं। और जो यूनाइटेड नेशंस है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पर, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द यूनाइटेड नेशन, तो टोटल अगर मैं मेंबर्स की बात करता हूं तो बना जब थे 50 और 1 यानी कि 51, एक भारत भी उसका फाउंडिंग मेंबर था, याद रखना। इंडिया भी इसका फाउंडिंग मेंबर रह चुका है। आज की अगर मैं बात करता हूं कि एट प्रेजेंट कितने इसके अंदर मेंबर हैं, तो याद रखना एट प्रेजेंट इसमें मेंबर है 193 + 2, और 2 कौन है, तो ये ऑब्जर्वर है ना, अभी इनको ऐड नहीं किया गया, तो ठीक है। एक कौन है इसके अंदर, वेटिकन सिटी, दुनिया का सबसे छोटा देश है, जो कि एक सिटी के अंदर रोम के अंदर बना हुआ है, ध्यान रखना। और दूसरा कौन सा है, पैलेस्टाइन, जिसके अंदर पूरा इजराइल हमास वाला ये पूरा मुद्दा चल रहा है। तो अभी इसके अंदर वोटिंग हुई थी, तो इसको अंदर ऐड करने की बातें भी हुई थी, हम कई बार पढ़े भी हैं, ठीक है। तो ये जो यूनाइटेड नेशन है, इसके बेसिकली 6 मेजर ऑर्गन होते हैं, जैसे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ठीक है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ट्रस्टशिप काउंसिल, ठीक है, जो कि डॉक्यूमेंट में तो अभी भी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो ये बहुत सारी बनी होती है। एक होता है यूनाइटेड नेशंस जनरल सेक्रेटरी, ठीक है, एंटोनियो गुटेरेस जो है। तो बेसिकली ऐसे 6 इसके क्या बने हुए हैं, मेजर पार्ट बने हुए हैं, ठीक है। एक बच गया यूनाइटेड नेशंस सोशल एंड इकोनॉमिक काउंसिल, ठीक है। बस हो गए 6 मेजर पार्ट। इनमें से जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है ना, इस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का पर्पज है कि दुनिया भर में पीस एंड हार्मोनी मेंटेन रहनी चाहिए।
और पीस मेंटेन करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, लड़ाई झगड़े को सुलझाना पड़ेगा। अब मान लो बांग्लादेश के अंदर दो लोग आपस में, दो ग्रुप झगड़ पड़े, तो अमेरिका सुपर पावर तो है, ये अपनी यूएन पीस कीपिंग फोर्स को भेज देगा, जाओ भाई यहाँ पीस मेंटेन करो। जैसे ही आए थे अफगानिस्तान में पीस मेंटेन करने 2000 में, और 2020 में उसको बिल्कुल बर्बाद करके तालिबान को देकर वापस चले गए, वो अलग बातें हैं। तो बेसिकली जो यूएन है ना, इसी की एक फोर्स है जिसका नाम है, इसका एक बॉडी है यूएन पीस कीपिंग फोर्स। ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया पीस कीपिंग फोर्स। तो यूएन पीस कीपिंग फोर्स जो है वो कब बनी थी, तो याद रखना यूएन पीस कीपिंग फोर्स का फॉर्मेशन हुआ था 1948 में, और इनका पहला मिशन कहां पर था, तो मिडल ईस्ट के अंदर इनको पहला मिशन भेजा गया था। इसके अंदर बहुत सारे आज के दिन आप देखोगे इंडियन भी बहुत सारे इसके अंदर, इंडियन वुमेन भी जो सोल्जर्स हो बहुत सारे इसके अंदर आपको मिल जाएंगी। ठीक है, अब ये जो यूएन पीस कीपिंग फोर्स है, इसके अंदर एक इंडिया के पर्सन थे, मैं मुद्दे पर आ जाता हूं ना, एक इंडिया के पर्सन थे जिनका नाम क्या था, ब्रिगेडियर अमिताभ झा। ठीक है, और उनकी क्या हो गई, अभी डेथ हो गई। ठीक है, तो उसको जो यूएन का सेक्रेटरी जनरल है, बेसिकली जो उसका एकमेव सेक्रेटरी है एंटोनियो गुटेरस, उसने क्या किया, ट्रिब्यूट। तो ये न्यूज में आ गया, समझ गए। तो कौन थे, तो देखो आप समझ गए नहीं, करता क्या यूएन पीस कीपिंग, पीस मेंटेन करने का काम है बेसिकली। जैसे इन्होंने क्या किया था, अमिताभ झा ने इजराइल और सीरिया के बीच में, शायद आप लोगों ने मिडल ईस्ट वाली एक वीडियो देखी होगी, जो अभी इस बार के बच्चे हैं, ठीक है, जो अगली बार एग्जाम देंगे, तो उनके लिए भी अच्छा है, क्योंकि अभी ये लड़ाई चली जा रही है, खत्म नहीं हुई है। तो मैं आपसे अभी रिकमेंड करता हूं कि YouTube पे जाना, एक वीडियो होगी क्लैट प्रेप चैनल के, क्लैट प्रेप के YouTube चैनल पे, जिसका नाम क्या है, मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट के नाम से होगी। उसमें उसको ध्यान से एक बार समझ के उसके प्रॉपर नोट्स बना के उसको लिख लेना। उसमें सारी चीजें लिखी हुई हैं कि क्यों कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, क्या रीजन है, किस किस के बीच में है, कैसे क्या हो रहा है, आज तक क्या क्या उनके बीच में एग्रीमेंट्स में, सब लिखा है। ठीक है, तो वो आपके आगे भी काम आने वाली चीजें हैं। ठीक है, अब मैंने कहा हुआ क्या, इजराइल और सीरिया के बीच में लड़ाई हुई थी, जिसका नाम क्या था, योम किप्पुर वार 1973। और जो योम किप्पुर वॉर था 1973 का, उसके बाद यूएसए में क्या आ गए थे, ऑयल क्राइसिस आ गए थे। ठीक है, बेसिकली जो इजराइल है ना, शॉर्ट में समझना, जो इजराइल है ना, ये इसके चारों तरफ 4 मुस्लिम कंट्री है। ठीक है, एक बार वो वीडियो देखना तो आपको सब क्लियर हो जाएगा, जितना भी मिडल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। इस इजराइल और 4 मुस्लिम कंट्रीज के बीच में होती है लड़ाई। आज तक लगभग 10 बार 9-10 बार लड़ चुके हैं। ठीक है, तो एक बार ये लड़े थे 1967 में। ठीक है, जिसको नाम दिया गया था 6 डे वॉर। ठीक है, 6 दिन की लड़ाई चली थी और इजराइल जीत जाता है। फिर बाद में क्या हुआ, 1973 में हो जाता है इजराइल और सीरिया के बीच में योम किप्पुर वॉर, फिर इजराइल जीत जाता है। ठीक है, जो इजराइल है वो बेसिकली सीरिया से भी, इजिप्ट से भी, सबसे जीतता रहता है। तो हुआ क्या था कि जब 1967 वाली लड़ाई हुई थी, उसके अंदर जो सिनाई पेनिनसुला, याद रखना ये इजिप्ट के पास है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है सिनाई पेनिनसुला कहाँ है, तो किसे कहते हैं, तो इजिप्ट वाले रीजन में है। ठीक है, और इजराइल और सीरिया के बीच में एक जगह है जिसका नाम है गोलन हाइट्स। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जब इजराइल जीत गया था, तो इसके सिनाई को भी उसने ले लिया था, बाद में ओस्लो अकॉर्ड के अंदर दिया था वापस, अगर आपने वो वीडियो देखा होगा, ढंग से पढ़ा होगा। ठीक है, और यहां पर उन्होंने गोलन हाइट्स को कब्जा लिया होता है। तो इन दोनों के बीच में जब एक दूसरे का रीजन कब्जा लिया तो अटैक तो बढ़ेंगे। तो इसके बीच में पीस मेंटेन करने के दौरान कौन था वहां पर मौजूद, तो अमिताभ झा थे। तो इनका इन दोनों एग्रीमेंट में इंपॉर्टेंट रोल भी रहा है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। व्हाट इज योम किप्पुर वॉर, तो 1973 में हुआ था, लास्ट टू लास्ट जो क्लैट हुआ था उसमें डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया था, कौन से ईयर में होता, 1973 में, क्योंकि उससे पिछले साल भी न्यूज में था, इस साल भी न्यूज में था, अगले साल भी न्यूज में रहेगा। समझ गए, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। कब बना था यूएन पीस कीपिंग फोर्स, 1948 में बना था। ठीक है, दोबारा जब आएगा तो हम इसे फिर से देख लेंगे। बाल्ड ईगल ऑफिशियली डिक्लेयर्ड यूएस नेशनल बर्ड आफ्टर 250 ईयर्स। अगर मैं कहूं कि हमारा नेशनल बर्ड कौन सा है, तो आप कहोगे सर पीकॉक, मोर को कहते हैं नेशनल बर्ड। लेकिन अगर मैं कहूं कि यूएस का नेशनल बर्ड कौन सा है, तो कोई नहीं था। याद रखना, जो बाल्ड ईगल है इसको क्या कहा जाता है, बर्ड ऑफ प्रे भी कहते हैं बेसिकली, है ना। ये इसका साइंटिफिक नाम याद रखना, हेलियालिटस लियोकोफेलस। ठीक है, लियोकोफेलस इसका साइंटिफिक नेम है। कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं बेवकूफ वाले। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है, तो नॉर्थ अमेरिका में ही पाया जाता है। सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा ईगल जो वहां पर है और नॉर्थ अमेरिका में ही बेसिकली पाया जाता है, कहीं नहीं पाया जाता है। तो इस ईगल को क्या बना दिया गया, वहां का नेशनल बर्ड बना दिया गया है। इसको डिक्लेयर कर दिया था, अडॉप्ट कर दिया था 1782 में, 1782 में, लेकिन आज तक इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया था, अनाउंस नहीं किया गया था
कि हाँ भाई ये हमारा नेशनल बर्ड है। तो इसको लगभग 250 साल के बाद क्या कर दिया गया, नेशनल बर्ड अनाउंस कर दिया गया। ठीक है, सी ईगल भी है क्योंकि मछलियां खाता है, समुद्र के आसपास रहता है। तो सिंपल सा वन लाइनर क्वेश्चन बनेगा, रिसेंटली यूएस डिक्लेयर्ड इट्स नेशनल बर्ड एज, या कुछ भी पूछे तो क्वेश्चन मार्क कौन हो जाएगा, बॉल्ड ईगल। ठीक है, या बाल्ड ईगल जो भी है। ठीक है, सिंपल सा याद रखना। जैसे कि ये आपके सामने पिक्चर भी बनी हुई है। ठीक है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। ये उसकी फोटो है, 1782 में इसको कहा गया था लेकिन अभी तक लिया नहीं था। ठीक है, सिंपल सा इसको जस्ट पढ़ के छोड़ देना। फूड हैबिटेट ये सब नहीं पूछने वाला आपसे। ठीक है, किसके अंदर है, तो एंडेंजर्ड स्पीसीज के अंदर है, ध्यान रखना किसमें है, एंडेंजर्ड स्पीसीज में पाया जाता है। नेक्स्ट, पीएम केयर्स फंड रिसीव्ड $912 करोड़ कंट्रीब्यूशन इन ईयर आफ्टर कोविड पेंडेमिक। देखो आपने सुना होगा कि पीएम केयर फंड में कितना पैसा आ रहा है, कौन दे रहा है, किसी को नहीं पता चलता। हाँ सही बात है, क्योंकि इसके जो ट्रस्टी होते हैं वो बेसिकली डायरेक्टली पीएमओ ऑफिस के अंडर आता है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर एंड डिफेंस मिनिस्टर इसके क्या होते हैं, एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अभी एक न्यूज आई है जिसमें बताया गया कि जो पीएम केयर्स फंड, पहली बात तो ये बना कब था, तो पीएम केयर्स फंड बना था मार्च 27 को 2020 में बनाया गया था, जब कोविड चल रहा था, कोरोना चल रहा था। ठीक है, तो उससे निपटने के लिए लोगों से फंड लिया गया था ताकि उस फंड का यूज किस में किया जा सके, नेचुरल डिजास्टर्स में यूज हो सके। ठीक है, अब नेचुरल डिजास्टर में मैं ये भी कह सकता हूं कि कहीं तूफान आ गया, कहीं बाढ़ आ गई, कहीं कुछ आ गया। ठीक है, जैसे कि कहीं भी नेचुरल डिजास्टर आ सकता है, कहीं साइक्लोन आ गया, ठीक है, भूकंप, अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गई जैसे 2004 में आई थी, तो ऐसी चीजों में भी यूज हो सकता है। ठीक है, उस समय कोरोना एक पेंडेमिक चल रहा था, कोरोना एक डिजास्टर ही था, तो उसमें यूज करने के लिए तो कहा गया कि पोस्ट कोविड इसके अंदर अब तक 912 करोड़ रुपए के आसपास पैसे आ चुके हैं। समझ गए? तो दो चार बातें याद रखना क्योंकि न्यूज में आ गया। कब था? 2020 में बना था। मिनिस्ट्री कौन सी है या किस एक्ट से बना था? तो अंडर द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के अंडर इसको बनाया गया था। पीएमओ के ऑफिस के अंडर में आता है। एक्स ऑफिशियो मेंबर कौन होते हैं? ट्रस्टी, प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर। इनको तो आप जानते ही होंगे, फाइनेंस मिनिस्टर को बहुत अच्छे से, इनको भी आई थिंक आप जानते होंगे। ठीक है, अमित शाह जी को। ये कौन है ये मुझे कमेंट करके बताना, हु इज योर करंट डिफेंस मिनिस्टर। हालांकि जानते होंगे, बहुत फोटो आती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट मध्य प्रदेश to translocate 15 टाइगर्स टू छत्तीसगढ़, राजस्थान एंड ओडिशा। जो मध्य प्रदेश है वो आपके 15 टाइगर्स को दोबारा से क्या कर रहा है? ट्रांसलोकेट कर रहा है। एक बात समझना, जहां पर फॉरेस्ट ज्यादा होंगे वहीं पर तो जंगली जीव पाए जाएंगे ना, तो वहीं पर तो वाइल्ड लाइफ मिलेगी। तुम्हें मैं सिंपल कह सकता हूं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम फॉरेस्ट कहां पर है? तो मैक्सिमम फॉरेस्ट है मध्य प्रदेश में। तो मैक्सिमम नेशनल पार्क भी कहां पर बने हैं? तो मैक्सिमम नेशनल पार्क भी आपके मध्य प्रदेश में बने हैं। ठीक है, सबसे कम फॉरेस्ट कहां पर है? याद रखना, मिनिमम फॉरेस्ट कहां पर है? तो याद रखना आपके पंजाब में। और यही रीजन है कि पंजाब के अंदर जो नेशनल पार्क है वो भी क्या है? 0 है, कुछ नहीं है। जहां जंगल होंगे वहां पर क्या होंगे? आदिवासी होंगे, यानी कि ट्राइब्स मिलेंगी आपको। और सबसे ज्यादा ट्राइब्स भी कहां पर हो जाएंगी फिर? तो ये भी मध्य प्रदेश में, एमपी में। और सबसे कम ट्राइब कहां पर हो जाएंगी? तो मिनिमम ट्राइब भी कहां पर हो जाएंगे? आपके एमपी, आपके पंजाब में, क्योंकि पंजाब में जंगल ही नहीं है, फॉरेस्ट ही नहीं है। ये दो चार बातें याद रखना। कल परसों फॉरेस्ट सर्वे भी आया था, उसको भी याद रखना, पढ़ा भी था हमने। ठीक है, तो बेसिकली सबसे ज्यादा कहां पे है? एमपी। तो अगर मैं इंडिया में टाइगर की बात करता हूं तो लास्ट जो हमारे पास डाटा था उसमें टाइगर थे 3167 टोटल टाइगर थे इंडिया में। इनमें से सबसे ज्यादा टाइगर कहां पर मिलेंगे? तो आप सिंपल कह सकते हो नेशनल पार्क कहां ज्यादा है? तो एमपी में ही है। तो मैक्सिमम टाइगर भी एमपी में है। कितने टाइगर एमपी में है? लगभग, तो याद रखना 785 टाइगर सिर्फ एमपी में पाए जाते हैं। तो इनको यहां से उठाकर कहां डिसलोकेट किया जा रहा है, ट्रांसलोकेट किया जा रहा है? तो छत्तीसगढ़, राजस्थान और उड़ीसा में। सिंपल सा याद रखना। आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि रिसेंटली ये न्यूज में था, ये नेशनल पार्क किस स्टेट में है, ये किस में है? तो हमने एनवायरमेंट की क्लास में आई थिंक मैंने आप लोगों को हर स्टेट के टोटल जितने भी 106 नेशनल पार्क है उसमें से हर स्टेट के लगभग 2-2, 3-3 मैंने लिखवा भी रखे हैं, तो आप उनसे भी उसको याद कर सकते हो। समझ गए बात को? तो इन 2-4 बातों को जस्ट याद रखना। ठीक है, किसके अंडर? अंडर द एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के अंडर इसको किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हम्पीज विन कैप्स
इंडियाज 2024 चेस डोमिनेंस। देखो अभी क्या हुआ कि जो हमारे इंडिया की जो कोनेरू हम्पी है बेसिकली ये, ठीक है, इन्होंने क्या किया, दूसरी बार याद रखना वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप जीती है जो न्यूयॉर्क में हो रही थी। तो ये भारत की एक ऐसी महिला बन चुकी है जिन्होंने 2 बार सेकंड टाइम ये टाइटल क्लेम किया है, ठीक है। तो डायरेक्टली स्पोर्ट्स के पोर्शन से आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। क्या नाम है, कोनेरू हम्पी या हम्पी कोनेरू, सिंपल याद रखना। एक बार पहले भी जीत चुकी है, मुझे बताना कमेंट करके पहली बार कब जीती थी, ठीक है। अब ये जो सिंपल याद रखना, आजकल चेस बहुत न्यूज में ना, डीगू केस और वो सब आपने देखे होंगे ना। तो बेसिकली ये जो चेस चैंपियनशिप है, वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप, आपने देखा होगा कि इसके अंदर जो कार्लसन है ना, वो इससे बाहर निकाल दिया गया था क्योंकि वो जींस पहन कर आ गए थे। आपने देखा होगा, बहुत न्यूज में चला था कल परसों, है ना। तो ये वही चैंपियनशिप की बात हो रही है। तो इसमें इन्होंने इंडिया की तरफ से उसको जीत लिया, बस सिंपल वन लाइनर में याद रखना और कुछ भी नहीं है, ठीक है। हाँ, ये करवाता कौन है, आपसे पूछ लेगा कि वुमेन्स वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप या मेंस रैपिड चेस चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज कौन करवाता है। तो इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय, कौन करवाता है, तो सिंपल याद रखना, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन इसको ऑर्गेनाइज करवाती है, ठीक है। और कब एस्टेब्लिश हुआ था ये, तो बाय इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी 1999 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो लोशाने स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। दूसरी बार जीता है, किसको हराया, तो आपसे भी पूछ लेता है डिफीट किसको किया, तो याद रखना इरेन सुकंदर को, यानी कि जो कि इंडोनेशिया के, उनको हराया है। तो ऑनलाइनर क्वेश्चन है, ज्यादा उसमें दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। मनमोहन एसेज इमर्स्ड इन यमुना अमीड बीजेपी कांग्रेस रो। आपने देखा होगा मनमोहन सिंह जी की डेथ हो गई है ना, जब जिंदा थे तब इनको इतनी सराहना, इतना अप्रिशिएशन नहीं मिला, मरने के बाद इनको इतना अप्रिशिएशन दिया जा रहा है ना, ठीक है। वो सब बात की बातें, लेकिन अभी क्या हुआ, उनकी डेथ हो चुकी है। आई थिंक हमने उनके ऊपर एक MIT भी अपलोड किया था, आप प्लीज उसको देख लेना, सारे डाउट आपके उसमें भी क्लियर हो जाएंगे। उन्होंने क्या क्या रिफॉर्म्स किए थे, LPG रिफॉर्म्स, हो वहां से आप देख लेना, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आने के लायक चीजें हैं वो। अब अल्टीमेटली इनकी जो अस्थि है वो बहा दी गई है, तो दोबारा से न्यूज में आ गई। तो मेरा यहाँ पर लाने का एक ही पर्पज था इस न्यूज को, कि आप वो MIT देख लें जो किसके ऊपर बनी है, प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी के ऊपर बनी है। चलो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं मैं तुमसे। आपने सुना होगा जो गंगा रिवर है ना, जो बेसिकली गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है, जो बेसिकली गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, इस गंगा रिवर में आपने सुना होगा यहाँ का पानी कभी खराब नहीं होता। अगर आप आज यहाँ से पानी भर के ले आओगे बोतल और 10 साल तक भी रखोगे, 20 साल क्या 100 साल तक भी रखोगे, तो वो पानी खराब नहीं होता। आज भी हमारे घरों में, मंदिरों में गंगा जल छिड़क छिड़क के पूजा की जाती है, जो कि पता नहीं 20 साल पहले, 15 साल पहले कोई लेके आया होता है। ऐसा क्या रीजन है कि गंगा का पानी खराब नहीं होता? चलो मुझे कमेंट करके बताना, क्या उसका कोई साइंटिफिक रीजन है या फिर कोई हमारा रिलीजियस रीजन है कि कुछ हमारी डायरेक्ट भगवान शिव की जटाओं से निकलती है, तो ऐसा कुछ है तो मुझे बताना, ठीक है। हाँ, एक बार आ चुका है ये एग्जाम में, आपके में नहीं, किसी दूसरे एग्जाम में पूछा जा चुका है कि इसका रीजन क्या है कि उसका पानी खराब नहीं होता, उसमें बैक्टीरिया नहीं बनते कभी भी, समझ गए? तो ये आप मुझे बताना इसका रीजन क्या है, देखते हैं कौन बताता है, ठीक है। वन नेशन वन इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, ये वाला टॉपिक मैं बहुत बार डिस्कस कर चुका हूं, मैं आज नहीं डिस्कस करने वाला, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन के बेनिफिट, नुकसान सब हम पढ़ चुके हैं। फिर से वही 2-4 बातें, ठीक है। इसको अमेंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, और स्पेशल मेजोरिटी कितने लोगों की होती है, तो आप कहोगे सर स्पेशल मेजोरिटी में कितने लोग चाहिए, हमें 2/3 मेजोरिटी चाहिए, ठीक है। तो वो अभी है नहीं, तो अभी ऐसा पॉसिबल नहीं माना जा रहा है, ठीक है। और जो बिल लाया गया था वो कौन सा था, तो याद रखना अमेंडमेंट बिल कौन से नंबर का था, तो बिल था आपका 129th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, जस्ट याद रखना, ठीक है। 129 128 में क्या हुआ था, तो 128 में 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 2023 में, जिसमें जो वुमेन होंगी, महिला होंगी, उनको लोकसभा में क्या दिया गया था, 33% का रिजर्वेशन दिया गया था, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। लेकिन वो भी 2029 के इलेक्शन के बाद दिया जाएगा, ऐसा है, ठीक है। तो इसमें कौन सा था, 129 था, क्या आया उसमें, तो वन नेशन वन इलेक्शन के लिए किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे आया, तो मैंने आपको बताया था रामनाथ कोविंद कमेटी। और रामनाथ कोविंद कौन थे हमारे, तो एक्स क्या है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, ये उसको लीड कर रहे थे, ठीक है। उसके लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, अभी पॉसिबल है नहीं, ठीक है। कौन सा बिल था, 129, तो इसको दोबारा से इसने डिस्कस किया, बार बार न्यूज में आ रहा है, तो आप जानते भी होंगे। आई होप कि आपको याद भी होगा, अगर आप कंटिन्यूस इस लेक्चर को डेली देखते होंगे तो मैं स्किप कर देता हूँ।
36% of the TB patients in 4 Tamil Nadu districts are migrants सर्वे। एक सर्वे हुआ है जिसमें पता चला है कि 36% जो टीबी है ना के मरीज है ना तमिलनाडु में, वो क्या है, माइग्रेंट से बाहर से आए। तो बार बार ये न्यूज में आ जाता है, आप देखते होंगे कि महीने में 2 बार तो टीबी द हिंदू में आता ही आता है। इसका रीजन ये है कि टीबी एक ऐसी बीमारी है जो सबसे पहले एंशिएंट टाइम से चली आ रही है। हमारे को एक स्केलेटन मिला था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, लगभग 3000 साल पुराना, उसकी डेथ भी बताते हैं कि टीबी से हुई थी। और टीबी जो है बेसिकली क्या होता है, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरियम, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरिया से होता है। और जो टीबी का बैक्टीरिया, याद रखना, टीबी शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकती है। आप कहते होंगे ना कि अगर 7 दिन से लगातार खांसी आ रही है तो आपको टीबी है, ऐसी आती है ना न्यूज भी, सरकार भी इसको करती है। तो याद रखना, टीबी जरूरी नहीं है आपके लंग्स में हो, टीबी आपके बोन्स को भी अफेक्ट कर सकता है, ब्रेन में भी हो सकता है, आपके किसी भी बॉडी पार्ट में टीबी हो सकता है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। और ये मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस होता है, इसको एमडीआर टीबी भी कहते हैं। अगर नॉर्मल टीबी है तो ठीक होने के चांसेस है, एमडीआर है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। नॉर्मल अगर टीबी है तो लगभग 6 से 8 महीने के अंदर, 9 महीने के अंदर वो ठीक हो जाता है, गारंटेड, ठीक है। लेकिन हाँ, फिर भी हमें इससे फ्री होना है, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जो क्या होती है, तुरंत फैल जाती है। मतलब क्या है, बेसिकली जैसे कोरोना था ना, कोविड-19, वैसे ये क्या हो जाती है, फैल जाती है बहुत तेज से, ठीक है। तो सिंपल से याद रखना, एक सरकार ने, एक इंडियन गवर्नमेंट ने एक स्कीम चला रखी है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, टीबी मुक्त भारत, ठीक है, टीबी मुक्त भारत। और टीबी मुक्त भारत आया था 2022 में। और उसके बाद इसका टारगेट ईयर है कि भारत को टीबी मुक्त बनाना है, कब तक, 2025 तक। और अभी 24 तो आ चुका है, तो लग नहीं रहा कि इससे हो पाएगा, मे बी इसको एक्सटेंड कर दिया जाए, याद रखना, ठीक है। 2-4 बातें पढ़ के छोड़ देना, किस बैक्टीरिया की वजह से होता है, क्या हो रहा है, काफी बार हमने डिस्कस भी किया है इसको। सियांग प्रोजेक्ट टू हेल्प अवॉइड फ्लड इफ चाइना रिलीजेस एक्सेस वाटर। आपने पढ़ा होगा कि एक नदी है, ठीक है, वो यूं घूमते घूमते यूं चली जाती है। ये निकलती कहां से है, तो बेसिकली ये कहां से आती है, तो याद रखना, चेमा यूंग डूंग ग्लेशियर, एक ही वर्ड है, याद रखना, चेमा यूंगडूंग ग्लेशियर से तिब्बत में मानसरोवर से बेसिकली एक रिवर निकलती है, जिस रिवर को कहते हैं सांगपो, ठीक है। क्या कहा जाता है, सांगपो रिवर कहा जाता है, ठीक है, यारलुंग सांगपो, ठीक है। इसके ऊपर यारलुंग सांगपो डैम भी बना रहा है चाइना, बेसिकली याद रखना, ठीक है। तो ये यारलुंग सांगपो कहां से जनरेट होती है, तो मानसरोवर तिब्बत में, जिसको कि ग्लेशियर कौन सा है, तो चेमा यूंगडूंग ग्लेशियर। और जब ये चलते चलते जब ये इंडिया में एंटर करती है तो इसका नाम हो जाता है दिहांग, ठीक है, दिहांग या दिबांग कह देते हैं। और जैसे ये आसाम में आती है तो इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्रा। और जैसे ये बांग्लादेश में एंटर करती है तो बांग्लादेश में एंटर करने के बाद इस रिवर का नाम हो जाता है, याद रखना, जमुना। यमुना अलग है, ध्यान रखना, ये जमुना बन जाती है। और इधर से एक रिवर आती है जिसको हम कहते हैं गंगा, एंड गंगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर। गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से, ये कहां से होती है, तो चेमा यूंगडूंग ग्लेशियर से, ठीक है। और गंगा में इधर से कौन आकर मिलती है, तो यमुना। यमुना कहां से बनती है, तो यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर से बनती है, ठीक है। ये इसमें मिल जाती है आपके प्रयागराज में, इलाहाबाद में, ये जाकर बांग्लादेश में इसमें मिल जाती है। तो जब ये यहां थी तो इसको गंगा कहते थे, जब ये यहां चली गई तो इसका नाम हो गया पद्मा। तो याद रखना, गंगा इन बांग्लादेश इज नोन एज पद्मा, ब्रह्मपुत्र इन बांग्लादेश इज नोन एज जमुना, एंड बोथ स्ट्रीमलाइन, दोनों की एक सिंगल स्ट्रीमलाइन जो बनती है उसे भी हम जमुना कहते हैं। और आगे जाकर वो गिर जाती है, इसमें बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाते हैं दोनों, ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र, याद रखना। तो ये जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है ये कहां से आ रही है, तो सांगपो नाम से आती है। इसी के अंदर इंडिया में इसी की एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है सियांग रिवर, ठीक है, सियांग रिवर, समझना पूरा मुद्दा। अब इस सियांग रिवर के ऊपर हम एक डैम बनाना चाहते हैं और उस डैम के अंदर हम क्या बनाएंगे, हाइड्रो पावर जनरेट करेंगे। और उस हाइड्रो पावर जनरेट करने का पर्पज ये है कि वो 11,000 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। और जब वो 11,000 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा तो ये इंडिया का सबसे लार्जेस्ट बिगेस्ट पावर प्लांट हो जाएगा, हाइड्रो पावर प्लांट जो इतनी इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा।
अभी के लिए कौन बनाता है? तो अभी के लिए कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है, जो कि कोयना रिवर के ऊपर है, वो क्या करता है? सबसे ज्यादा बनाता है। 1924 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। हाँ, टिहरी डैम जो है, टिहरी डैम वो भी बना सकता है, लेकिन टिहरी डैम हमारा सबसे हाईएस्ट डैम है, याद रखना, जिसकी हाइट 260.5 मीटर है और इतना ऊंचा है कि 2015-16 में इसकी वजह से अर्थक्वेक आ गया था, क्योंकि इंडिया और चाइना की प्लेट आपस में सबमर्ज्ड है। तो इसको बना कहां पर दिया? तो याद रखना कहां बना है टिहरी डैम? तो टिहरी डैम इज लोकेटेड एट भागीरथी रिवर एंड भागीरथी इज बेसिकली ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर, उत्तराखंड में बना है। तो जब इतना पानी भर गया इसमें 260 मीटर हाइट के ऊपर, तो नीचे की प्लेटें हिल गई तो नेपाल में भूकंप आ गया। बाद में दिल्ली सरकार को पता चला, हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को पता चला, तो बोले तो बहुत गड़बड़ है, कल को ये डैम टूट गया अर्थक्वेक की वजह से, क्योंकि नीचे प्लेट थी, पानी ज्यादा भर दिया तो हिल गई वो, तो वहां अर्थक्वेक आ गया। बोले कि अगर मान लो ये टूट गया, अगर ये डैम ही टूट गया तो सारा पानी दिल्ली में आ जाएगा, दिल्ली तो बह जाएगी, तो कह दिया इसका पानी कम कर दो। तो वैसे देखा जाए तो ये टिहरी डैम आपका 2044 मेगावाट बना सकता है, लेकिन अभी इसमें 1000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। तो अभी के लिए भारत का सबसे हाईएस्ट कौन सा हो गया? कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। अब कौन सा हो जाएगा 11000 मेगावाट के साथ? तो आपका अपर सियांग प्रोजेक्ट हो जाएगा। लेकिन अपर सियांग प्रोजेक्ट किसके ऊपर बढ़ रहा है? सियांग रिवर के ऊपर, जो कि किसकी ट्रिब्यूटरी है? ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है। समझ में आ रही है? लेकिन इससे ऊपर जो ब्रह्मपुत्रा नदी है, ये क्या नाम था इसका? सांगपो, यारलुंग सांगपो। चाइना में तिब्बत को चाइना अपना ही कहता है बेसिकली, है ना, वो तो अरुणाचल प्रदेश को भी कहता है, उसका कुछ भरोसा नहीं है ना। तो अल्टीमेटली यहां पर भी एक डैम बन रहा है। अब एक बात समझना, आई थिंक समझ में आ गया होगा क्या लिखा मैंने। अब यहां पर एक बात समझना कि जो आपका वो है ना, चाइना ने एक डैम और बना रखा है, ठीक है, जिसका नाम है थ्री गोर्जेस डैम। ठीक है, आपने सुना होगा थ्री गोर्जेस डैम। थ्री गोर्जेस डैम इतना बड़ा डैम है कि कहते हैं कि ये लगभग 24,000 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। और अभी एक और बनाना चाहता है चाइना, जो 60,000 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। तो जो आपका थ्री गोर्जेस डैम है वो इतना बड़ा डैम है कि कहते हैं कि उसने अर्थ की रोटेशन स्पीड को क्या कर दिया है? कम कर दिया है माइक्रो सेकेंड्स में। और समझ में आ रही है? तो हम क्या करने वाले हैं? तो हम अपर सियांग पे ये प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। ठीक है, न्यूज क्या है? तो सिंपल सा याद रखना, अरुणाचल प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू सेड दैट द सियांग अपर मल्टी प्रोजेक्ट एस्टिमेटेड टू बी कॉस्ट 1,13,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, वाज बीइंग प्लान्ड बाय द सेंटर नॉट जस्ट फॉर द जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी बट टू मेंटेन नेचुरल फ्लो ऑफ द रिवर ऑल ईयर राउंड एंड मिटिगेट रिस्क ऑफ द फ्लडिंग इफ चाइना रिलीज्ड एक्सेस वाटर। अब दिक्कत क्या है समझना, अगर चाइना उस सांगपो, यारलुंग सांगपो रिवर में ज्यादा पानी छोड़ दे डैम से, तो पानी तो भारत ही आएगा ना, क्योंकि ब्रह्मपुत्रा तो भारत में आ रही है। और अगर वो ज्यादा पानी इधर आ गया, ठीक है, तो यहां वाले रीजन्स में क्या हो सकती है? बाढ़ आके हालात आ सकते हैं। तो उस बात को भी ध्यान में इनको रखना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो सिंपल सा 2-4 बातें याद रखना। कितने मेगावाट? 11,000 मेगावाट। कितना पानी उसमें रहेगा? 9 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी रहेगा। कितना का प्रोजेक्ट है? 1,13,000 का प्रोजेक्ट है। अच्छा, वहां पर कौन सी ट्राइब रहती है जहां ये बन रहा है? तो याद रखना, आधी ट्राइब रहती है, ट्राइब्स है ना, आदि ट्राइब रहता है। और ये लोग इसको क्या कहते हैं? सियांग को मदर के नाम से पुकारते हैं, यानी कि मदर सियांग भी कहते हैं। सिंपल सा याद रखना, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में आपसे पूछेगा, रिसेंटली ऐसा हो रहा था, कहां पर हो रहा है? तो अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। इंडिया शट्स डाउन इंटरनेट 60 टाइम्स इन 2024, द लोवेस्ट इन 8 ईयर्स। इंडिया ने पिछले 2024 साल में 60 बार नेट को बंद किया है। तो क्या नेट बंद किया जा सकता है क्या? तो बिल्कुल किया जा सकता है, ध्यान रखना। मैंने आपसे कहा था आर्टिकल 19 के अंदर ये क्या है मेरा? राइट टू, क्या है, किस में आता है? फंडामेंटल राइट में आता है, सिंपल, ठीक है। राइट टू यूज इंटरनेट इज योर बेसिकली right to use internet is your basically fundamental right included in article 19 and included in article 21, यानी जीने के अधिकार में भी आता है। क्योंकि आर्टिकल 21 का फर्स्ट क्या कहता है? तो इसमें राइट टू एजुकेशन भी डाल रखा है, और एजुकेशन लेने के लिए मैं इंटरनेट का यूज करूंगा, तो ये इसमें भी आ जाता है। समझ गए? तो ये मुझसे छीना नहीं जा सकता। इतना तो आपने पढ़ा होगा पॉलिटी में, आई थिंक, है ना। तो बेसिकली हुआ क्या कि फिर क्यों बंद कर देता है? तो बंद होने के रीजन है, मैंने आपसे बताया था कि जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं उनके वोलेशन करने का सरकार वो तुमसे छीन नहीं सकती है। केवल और केवल आर्टिकल 20 एंड 21 क्या होते हैं? आपसे नहीं छीने जाते हैं। मैंने आपसे समझाया था, इवन इन द केस ऑफ इमरजेंसी, अगर इमरजेंसी भी लगी तो भी 20 और 21 नहीं छीने जाते हैं।
हाँ, अगर इमरजेंसी आपकी इंटरनल डिस्टरबेंस की वजह से है, यानी कि जिसको नाम दिया गया था आर्मड रिवोल्ट, अगर आर्मड रिवोल्ट की वजह से इमरजेंसी लगी है तो आर्टिकल 19 भी मिलेगा, 20 भी मिलेगा, 21 भी मिलेगा। अगर वैसे किसी कोई देश हम पे अटैक कर दे, एक्सटर्नल एग्रेशन हो जाए, तो 20 और 21 तो मिलेंगे, वो नहीं छीनते, ठीक है। लेकिन फिर इंटरनेट कैसे छीन लिया? तो इनकी कंडीशन है। कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है कि पब्लिक हेल्थ को मेंटेन रखना है हमें, ठीक है, हेल्थ नहीं बिगड़नी चाहिए। दूसरा है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, ये नहीं कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा है। तीसरा क्या है? मोरालिटी होनी चाहिए। ये 3 कंडीशंस होनी चाहिए। आपको सारे फंडामेंटल राइट मिले होते हैं, आपने पढ़ा हुआ है। तो मान लो कहीं पर एग्जाम हो रहा था और पेपर लीक हो गया, तो किसी ने पेपर की फोटो खींची और किसी दूसरे सेंटर पे भेज दी, बच्चों को लीक करवा दिया, तो इलीगल काम हो गया। कई पर दंगे भड़क गए, किसी ने वीडियो बनाकर डाल दी कि हमारे भाइयों को पीटा जा रहा है, तो वहां के जो दूसरे भाई थे उस ग्रुप के, उन भाइयों ने दूसरे भाइयों को, जो दूसरी जाति के भाई थे, उन भाइयों को मारना शुरू कर दिया। बात समझ में आ रही है? तो दंगे भड़क सकते हैं। तो इन केस में इंटरनेट को शट डाउन किया जा सकता है, समझ गए। हालांकि इससे नुकसान बहुत होता है। राजस्थान सरकार को इस बार लगभग 980 करोड़ रुपीस का नुकसान हुआ है। इतनी बार इंटरनेट शट डाउन हुआ है, कभी इलेक्शन, कभी कुछ, कभी एग्जाम, तो उससे नुकसान तो होता ही होता है। बट याद रखना, राइट टू यूज इंटरनेट इज योर फंडामेंटल राइट। तुमसे कोई नहीं छीन सकता, बट 3 कंडीशन से याद रखना। अब कौन से एक्ट है जिनसे सरकार छीन लेती है? तो 2 एक्ट याद रखना। सेक्शन 5 का 2 बना हुआ है इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885, जिसमें कहा गया है कि तुमसे छीना जा सकता है, पहला याद रखना। दूसरा सेक्शन 69 का ए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, जो कि 2000 में आया था, याद रखना। आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अंडर सेक्शन 69 के ए के अंडर आपसे छीना जा सकता है। सिंपल सा याद रखना। समझ में आ रही बात? क्यों? क्योंकि देश की सोवरेनिटी का सवाल है, तुम नुकसान कर सकते हो, ठीक है, टेररिस्ट अटैक हो सकते हैं, इंटीग्रिटी का सवाल है, अखंडता का सवाल है, डिफेंस सिक्योरिटी का सवाल है, ठीक है, तो उस केस में आपसे छीन सकता है। आई होप कि आप समझ चुके होंगे क्या इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, ओके। जैसे अनुराधा भासीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस हुआ था 2020 में, जिसमें कहा गया था अंडर आर्टिकल 19(1) के ए के जी में इसको डाला गया है कि आप उसको नहीं छीन सकते हो, ठीक है। उसी के बाद फाउंडेशन फॉर मीडिया प्रोफेशनल वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का केस हुआ था 2020 में, उसमें भी ये कहा गया था, इन दिस केस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डायरेक्टेड द जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन टू रिव्यू ऑल एग्जिस्टिंग रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंटरनेट एक्सेस, स्टेटिंग दैट द राइट टू इंटरनेट एक्सेस इज फंडामेंटल राइट एंड मस्ट बी रिस्पेक्टेड। लिख दिया ना, एक्सेस इज फंडामेंटल राइट, समझ गए। तो सिंपल से 2-3 केस के नाम भी याद रखना। जैसे वायलेटिंग ह्यूमन राइट्स, केरला हाई कोर्ट ने कहा था फाइमा सीरीन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस में, द राइट टू इंटरनेट एक्सेस एज फंडामेंटल राइट दैट इज पार्ट ऑफ राइट टू प्राइवेसी का सवाल है, एंड राइट टू एजुकेशन अंडर द आर्टिकल 21 का ए, ठीक है, ऑफ द Constitution, internet shutdowns infringe on these rights and limit people's ability to communicate, express, learn and access information। तो समझ गए होंगे, थीम लाइन वही है, ठीक है। चलते हैं आगे। सेंटर गेट्स 6.21 लाख एप्लीकेशंस अंडर पीएम इंटर्नशिप स्कीम। क्या है पीएम इंटर्नशिप स्कीम? सिंपल याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर में आती है। 3 अक्टूबर 2024 को लॉन्च हुई थी, ठीक है। 1 करोड़ यूथ को 500 कंपनीज के अंदर इंटर्नशिप दिलवानी थी ताकि उनको रोजगार मिल सके, वो कुछ सीख सके और अपना काम धंधा कर सके, क्योंकि भारत में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। आपने पढ़ा होगा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट आई थी, भारत में 83% यूथ क्या है? अनएम्प्लॉयड है, बेरोजगार है, ठीक है। तो इसी के बाद ये स्कीम लॉन्च की गई थी, सिंपल याद रखना, अक्टूबर अगस्त के आसपास की वो न्यूज थी, ठीक है। 5,000 रुपए मंथली मिलेंगे आपको। आपकी एज 21 से 24 साल होनी चाहिए, आप क्लास 10th एटलीस्ट पास होने चाहिए, ठीक है। आपकी फैमिली की इनकम 8 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वरना आपको ये फायदा नहीं मिलेगा, समझ गए। उसके बाद आपको 6,000 रुपए एक टाइम भी दे दिए जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद 5,000 रुपए हर महीने मिलते रहेंगे। और इसमें आपको P1 जीवन ज्योति बीमा भी इंक्लूडेड है। आपकी डेथ हो गई तो सरकार 2 लाख रुपए भी दे देगी आपके घर वालों को, और पीएम सुरक्षा बीमा भी इसमें, अगर आपका एक्सीडेंट हो गया तो उसके हिसाब से पैसे दे दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये 2-4 बातें याद रखना। क्या है ये? इंटर्नशिप स्कीम। इसमें इतने लोगों ने अप्लाई कर दिया तो न्यूज में आ गया, 1 लाइनर है, पढ़ के छोड़ देना, ठीक है। नेक्स्ट है ऑल अबाउट मराठा वॉरियर छत्रपति शिवाजी। देखो अभी क्या हुआ, छत्रपति शिवाजी का जो है स्टैच्यू अनवेल किया गया, कहां पे? पेंगोंग तसो लेक पे, लद्दाख में। ध्यान से समझना, ये इंडिया का मैप मैंने कहा, तो ये आपका कारगिल हो गया, लाइन ऑफ कंट्रोल हो गया, ये आपका क्या है? अक्साई चीन वाला रीजन, ठीक है, सॉरी।
ये आपका क्या है, अस्काई चीन वाला रीजन। अब इस वाले रीजन को चाइना ने 1962 में चाइना वार में क्लेम कर लिया था, आपने पढ़ा हुआ है। बेसिकली हमारी इसके साथ दो लाइन है ना, एक हमारी है मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन को हम क्लेम करते हैं कि भाई ये हमारे बीच की बाउंड्री है जो कि 3488 किलोमीटर की है इंडिया और चाइना के बीच। लेकिन 1962 के वॉर के बाद वो क्लेम करता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LOAC। और LOAC जब वो क्लेम करता है तो वो कितनी है, लगभग 2000 किलोमीटर की है, और उसने हमारे इस अक्साई चीन वाले रीजन को कब्जा लिया। ठीक है, तो यहां पर एक लेक देख रहे होगे आप जिसका नाम है पेंगोंग तसो लेक। ठीक है, शायद आपने 3 इडियट मूवी देखी होगी, उसमें लास्ट में आमिर खान जहां पर जिस लेक पे बैठा होता है वो यही है। इस पेंगोंग तसो लेक के अंदर यहां से लाइन ऑफ कंट्रोल भी जा रहा है, एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, तो आधी इधर है आधी इधर है। तो यहां पर कहीं हमने क्या किया, छत्रपति शिवाजी का स्टैच्यू अनवील कर दिया है। ये सिंपल सी न्यूज। और कौन थे छत्रपति शिवाजी, तो उनके बारे में 2 बातें याद होना चाहिए। शायद आप लोगों ने मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ी होगी, उसके अंदर मैंने आपको मराठा एम्पायर जब पढ़ाया था तो उसमें सब चीजें पढ़ा रखी है ना, कि छत्रपति शिवाजी कब पैदा हुए थे, 1627 को पैदा हुए थे। ठीक है, डेथ कब हुई थी, 1680 में हुई थी। ठीक है, उनके फादर का नाम क्या था, शाहजी, मदर का नाम क्या था, जीजाबाई। उनकी पूरी लाइफ अपनी मदर को डेडिकेटेड थी। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने अपना एम्पायर बनाया। ठीक है, औरंगजेब से उनकी क्या क्या कहानी सुनी हुई थी, अफजल खान को उन्होंने कैसे मारा था, प्रतापगढ़ के किले में, वो सारी चीजें मैं पढ़ा चुका हूं पहले। ठीक है, तो सिंपल सा याद रखना। ठीक है, हाँ, छत्रपति शिवाजी कब राजा बने थे, 1674 में, और उनकी 1680 में क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। एकमात्र ऐसे हिंदू राजा थे जिन्होंने इस बात की ओथ ली थी, आई विल प्रोटेक्ट हिंदूज, मैं हिंदुओं को प्रोटेक्ट करूंगा। क्योंकि उस समय गद्दी पर कौन था, दिल्ली पर औरंगजेब था, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, और मराठा एम्पायर कब से कब तक चला था, तो मराठा एम्पायर आपका चला था 1674 से 1819 तक। पहले राजा कौन थे, छत्रपति शिवाजी। लास्ट कौन था, बाजीराव सेकंड। ठीक है, जो कि निकम्मा होता है। ठीक है, इनके कंपैरिजन में समझ गए, तो ये 2-4 बातें याद रखना। ठीक है, वहां पर सिंपल 1 लाइनर में याद रखना। इन्होंने जिस अफजल खान को जिस हथियार से मारा था, वाघ नख, टाइगर क्लाउज, उसको ब्रिटेन से लेके वापस आ गए हैं और लीज पर लाए हैं, उसको म्यूजियम में रखा हुआ है, ये भी ध्यान रखना। जिस अफजल खान को इन्होंने मारा था, महाराष्ट्र में जो जगह है जहां पर मारने के बाद इन्होंने जब राजा बने तो इन्होंने उसका टॉम भी बनवा दिया था, मकबरा। उसको महाराष्ट्र की सरकार गिराने की ऑर्डर दे चुकी है, लेकिन उस पर अभी स्टे चल रहा है, केस चल रहा है। क्योंकि शिवसेना या जो छत्रपति शिवाजी के जो चाहने वाले हैं, उन्होंने कहा कि जब छत्रपति शिवाजी ने ही इसका मकबरा बनवाया था तो उसको हटाया क्यों जा रहा है। तो अब वो भी सरकार के जो भी हैं वो चल रहा है, अभी जब दोबारा न्यूज में आएगा तो हम फिर पढ़ लेंगे। ठीक है, 2-4 बातें याद रखना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप आकर पूछ सकते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू, मिलते हैं दोबारा से। हैव ए नाइस डे।